हेलो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ एग्ज़ाम फाइटर पे। और आज जो मैं फिर बताने वाला हूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिस सेट में कंटिन्यू करवा रहा हूं रेलवे का, तो आज एक और न्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोग के लिए आए हैं। और मैं चाहता हूं कि ध्यान केंद्रित करके आप लोग लास्ट तक हमारे वीडियो के साथ बने रहें, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। मैं टेक्निकल गुण बताऊंगा, एग्जाम में कैसे टेक्निकल ढंग से आप करेंगे, कैसे माइंड को रिप्लाई करेंगे आपको प्रश्न पे, ताकि बहुत शॉर्टली बन सके और आपको रेलवे की विशेष तैयारी हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सेट में जो है आप लोग जानते हैं कि पहले जो सेट होते हैं 100 से 100 प्रश्न अगर हैं तो जीके रहते हैं, रीजनिंग रहते हैं, इस तरह से रहते हैं। तो 51 नंबर से इस सेट में आपका मैथ का प्रश्न है, तो 51 नंबर से मैं बनाना शुरू करता हूं और आपको बताना चालू करता हूं, ठीक है। तो ये है 51 नंबर का प्रश्न, स्क्रीन पे आ चुका होगा आपको। और प्रश्न को देखिए, पढ़िए, समझिए उसको अच्छी तरीके से और फिर बनाइए। और जो मैं बना रहा हूं उसे देखिए और उसको सीखने की कोशिश करें, क्योंकि नौकरी अगर लेना है मेहनत करना पड़ेगा भाइयों, और आपको टाइम देना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे होगा क्या, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, ये होगा कि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको हो सकेगा, ठीक है। और लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो जब अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। और अगर कोई कमियां हो कमेंट जरूर करें, कोई कमी हो कमेंट करेंगे आप लोग तो कमी दूर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम में खराब नहीं करूंगा क्योंकि परीक्षा में बहुत कम टाइम है। तो चलते हैं। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है, एक विमान 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है, ठीक है। यदि उसकी गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा। कह रहा है कि चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। प्रश्न में सबसे पहले आपको यह समझना है कि चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है, तो सबसे पहले तो मुझे पहले का चाल मालूम होना चाहिए, तभी तो 250 उसी में तो ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारा दिया हुआ है दूरी और समय दिया हुआ है। कह रहा है 6000 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। चाल का सूत्र बच्चों बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे समय होता है कि नहीं होता है, ये चीज जान रहे हैं? क्यों जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी मेरा बच्चों दिया हुआ है कितना, 6000 किलोमीटर। समय आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि 8 घंटे में तय कर लेता है, ठीक है। तो चाल कितना होगा यह भी थोड़ा सा माइंड करेंगे। ये किलोमीटर है, ये घंटा है। चाल 2 स्टेप में होता है। क्या क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ठीक है। एक चाल होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये जब हो और इस दोनों में डिफरेंट हो, किलोमीटर हो और ये सेकंड दिया हो, मीटर दिया हो, तो ये चेंज करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा है नहीं, कोई बात नहीं, पहले प्रश्न करते हैं हम लोग और धीरे धीरे लॉजिकल चीजें इसमें सीखते जाएंगे। क्योंकि देखिए, हिसाब में दोनों चीज होती है। बेसिक चीजों के बिना आप हिसाब बना नहीं सकते हैं, और हिसाब बनाने के लिए बेसिक चीज आपको आनी जरूरी है। तो बेसिक चीज भी इसमें सीखेंगे और मैं आपको सिखाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब इसको हम काटेंगे, कितना होगा, 8 सते 56 हो गया। 4 बच गया बच्चों, 8 पचे 40। ये देखिए कितना हो गया, 750 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब क्या हुआ कि 1 घंटा में हुआ 750 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कितना, 1 घंटे में, समझ गए। चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप कहता है कि वो अपनी चाल को बढ़ा लिया। कितना कर लिया, 250 किलोमीटर प्रति घंटा उसने अपनी रफ्तार को तेज किया। तो अब चाल कितनी हो गई, अब लिखेंगे न्यू चाल। अब चाल जो है आपका हो गया 750
250 और बढ़ा लिया। समझ रहे बात को? बड़ा आसानी से समझिए, जल्दीबाजी मत मचाइए, क्योंकि एक चीज सीखिए, मजबूत सीखिए, ऐसा सीखिए कि फिर आपको प्रॉब्लम खड़ी ना करे, वो कभी आपके माइंड से निकले नहीं। ठीक है, तो समझ गए यहां तक? ये चाल आपका जुटेगा, क्योंकि कह रहा है 250 किलोमीटर उसने चाल को बढ़ा लिया। 7 2 9 1 10। चलिए ये क्या किया, अब उसकी चाल हो गया कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले था 750, अब वह 1000 जाने लगा। अब कह रहा है कि अब जो है तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसको, कितने में, 9000। कोई दिक्कत नहीं, देखिए क्या है, 1 घंटे में इतना जाता है नहीं, तो क्या करेंगे, या सीधा सीधा आप लिख सकते हैं क्या, आपको समय बराबर सूत्र क्या होता भाई, एक सूत्र आध है, यहां से आप कर सकते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, समय यहां आएगा, चाल यहां आएगा, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, एक सूत्र आध करिए, 3 सूत्र इसमें आध हो जाएगा, दूरी बटे चाल। चलिए दूरी बटे क्या हो गया, चाल हो गया। अब दूरी हमारा कितना बच्चों, 9000। कोई दिक्कत नहीं, एक तो ऐसे मैं बता रहा हूं, परीक्षा में करने की जरूरत नहीं है। अब कहिए क्यों, क्योंकि 1 घंटा में 1000, तो 9000 जाने में कितना, 9 घंटा। काहे लो करना है, मैं बता रहा हूं कि कैसे बनेगा, इसलिए मैं बना बता रहा हूं। ठीक है, चलिए 1000 कर दीजिए, 3 0 यहां है, 3 0 यहां है, कट गया। मतलब क्या हुआ, यह 9 घंटा में 9000 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 6 घंटा, बी में 8 घंटा, सी में 5 घंटा और डी में 9 घंटा। इसका मतलब है कि डी नंबर आपका आंसर क्या है, सही है, कि वह दूरी जो है चाल बढ़ाने के बाद 9 घंटे में तय कर लेगा। कोई दिक्कत है बच्चों? दिक्कत हो कमेंट करिए कि सर आपका जो तरीका है मुझे समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, थोड़ा और इजी करेंगे आपके लिए, कोशिशें मैं करूंगा आपके लिए, क्योंकि कोई विद्वान होता नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे मैं पढ़ा हूं, मेहनत किया हूं, फिर आपको पढ़ा रहा हूं। समझ रहे बात को? इसलिए, और हर टीचर यही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई माइंड में उनके भरे हुए हैं खूब बढ़िया, भगवान के द्वारा उसमें भर दिए गए और वो आए हैं सीधे, ऐसा नहीं है। तो मैं मेहनत करके आपको पढ़ा सकता हूं, आप मेहनत करके पढ़ भी सकते हैं, वो टैलेंट ही आप में है। समझ रहे हैं? तो लगे रहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं। समझने में किसी प्रकार की आप लोग को प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताया करें, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, देखिए 52 नंबर है। चलिए नंबरिंग चेंज कर दिया जाए बच्चों। चलिए 52 नंबर है, 52 का प्रश्न कह रहा है, राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। इस प्रश्न को मैं, देखिए रिपीट हो रहा है प्रश्न, जब 5 7 सेट 10 सेट आप बना लेंगे ना, एक ही प्रश्न घूमता रहता है, और वही प्रश्न एग्जाम में देता है। करता क्या है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग करता है, अंक चेंज करेंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम को हटाएंगे, नहीं समझ रहे, थोड़ा सा डिफर करेंगे और आपको उससे पूछेगा। लेकिन आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ चुके तो फिर प्रॉब्लम की कोई बात ही नहीं है। चलिए कह रहा है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में करता है। 20 दिन में मतलब क्या, राजा जो है पूरा काम 20 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। मतलब एक वो कोई काम है तो वो अगर अकेले करता है बच्चों, 20 दिन में वो खत्म कर देता है काम को। चलिए उसी को कहता है रमेश। रमेश क्या कर रहा है, रमेश को खत्म करने में 25 दिन लग रहा है। क्या लग रहा है, 25 दिन में उसे समाप्त कर रहा है। कह रहा है फिर आगे कि रमेश के काम शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने काम शुरू किया। मतलब समझ रहे हैं, रमेश के 10 दिन काम करने के बाद राजा शुरू किया, मतलब रमेश 10 दिन पहले अकेले काम किया नहीं, तो 10 दिन में उसने काम कितना खत्म कर दिया रमेश ने। चलिए रमेश एक दिन में काम कितना करेगा भाई, ये देखिए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 भाग करेगा, ये भाग होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। एक काम 25 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/25 भाग कर देगा काम का, क्योंकि काम तो एक गुने है, नहीं काम क्या है एक,
क्योंकि उसमें कोई काउंटिंग तो है नहीं काम में, समझ रहे हैं, एक काम है। तो 10 दिन में वो कितना काम कम, क्योंकि अकेले 10 दिन तक कर लिया उसने। समझते जाइए बात को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 पचे 25, 5 दूनी 10, मतलब 2/5 भाग रमेश ने 10 दिन में क्या किया, समाप्त कर दिया बच्चों। अब जो है सबसे पहली चीज तो ये आपको नोट करना है कि काम अब बचा हुआ कितना है। मैं बता रहा हूं आपको बनाकर, ये ध्यान दीजिए, अब ये ना सोचिएगा कि टाइम ज्यादा खराब हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको एग्जाम में सीधा करना 1/25 गुना 10, ये सब लिखने की झाम, ये ताल पैतरा देने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, समझ रहे हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्टली करना है कि 1/20 ये करेगा, 1/25 ये करेगा, 10 दिन में 1/25 10 ऐसे कर लेगा, और शेष काम कितना बच जाएगा। देखिए अब काम कितना बचा, शेष भाग काम का कितना बचा, काम एगो था, एक काम था, उसका 2/5 भाग उसने पूरा कर लिया। किसने, रमेश ने कर दिया, ठीक है। अब बच गया कितना भाग, 5 में 2 घटा, मतलब 3/5 भाग बच गया। चलिए बच्चों, ठीक है। अब कह रहा है, अब बेचारा क्या है, अब राजा इसके साथ हो गया, अब दोनों मिलकर काम करेगा। कितना, 3/5 भाग दोनों मिलकर करेगा। एक प्रोसेस और बताएंगे, थोड़ा और आसान बनेगा, समझ रहे हैं। ये सीधा सीधा प्रोसेस ये बता रहा हूं जो आप लोग शुरू से पढ़ते हैं, समझने में आसानी होती है ऐसी चीजें। चलिए ठीक है, लिखने में भले टाइम लग रहा है, आपको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक में 2/5 घटाएंगे, 3/5 सीधे डायरेक्टली एग्जाम में लिखेंगे 3/5। अब देखिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में निकाल लेते हैं कितना भाग कर देगा भाई, तभी तो निकाल लेंगे आराम से। 1/25 लघुत्तम निकालेंगे बच्चों, इसका क्या होगा, 100 एलसीएम होगा इसका। 20 पचे 100, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 4 गुना 4 माने 4, मतलब 9/100, ठीक है। 9/100 भाग करता है कितने में, एक दिन में करता है, ठीक है। और सीधा सीधा देखिए, ऐसे प्रश्न में थोड़ा सा माइंड ये लगाना है कि सीधा सीधा कटता है, ये ध्यान दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, ये 3 कट जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा, नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से सीधा सीधा होता है। लेकिन देखिए क्या करते हैं, 9/100 भाग, चूंकि 9/100 भाग एक दिन में करता है, एक दिन में करता है, लिखते जाए, ठीक है। अब एक भाग कितना दिन में, पूरा काम नहीं, एक भाग, एक काम और एक भाग अंतर है। काम का एक भाग करने में भाई क्या लगेगा, कम लगेगा कि ज्यादा टाइम लगेगा, ये बताइए। एक दिन से ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ये क्या है देखिए, 9/10 भाग, मतलब ये एक से भी कम है, एक से भी क्या है, कम है। अगर भागा देंगे तो दशमलव में आ जाएगा, समझ रहे बात को, समझिए। इसका मतलब है कि एक से कम भाग एक दिन में लगता है, तो एक काम करने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा। चलिए कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/9/100। चलिए मतलब ये 100 ऊपर जाएगा, मतलब 100/9 भाग कर लेगा कितने में, एक दिन में। एक भाग करने में उसे कितना लगेगा, 100/9 दिन, ठीक है, एक भाग करने में। चलिए इसलिए क्या होगा, 3/5 भाग काम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए इसी में 3/5 से गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, 20 पचे 100, मतलब कितना हो गया, 20/3 भाग, ठीक है। अब क्या है, कह रहा है कि 20/3 भाग उसने पूरा किया दोनों मिलकर, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो 10 दिन वो तो पहले कर चुका था, नहीं, पूरा काम समाप्त करने में 10 दिन तो पहले कर चुका था, तो 10 दिन यहां हम जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 10 दिन जोड़ देते हैं, 10 तिया 30, मतलब क्या हुआ, 50/3 हो गया। 10 तिया 30 और 20 50, मतलब क्या हुआ, 16.2/3, मतलब 16 तिया 48, 2 50, 52 का आंसर नंबर आपका बी है, ठीक है। समझ रहे बात को। और एक प्रोसेस और बताएंगे, थोड़ा सा ये लंबा ये हुआ कि लिखकर मैं आपको समझाने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए
और थोड़ा सा शॉर्ट में अगर करना चाहें तो क्या करेंगे, चलिए आइए। चलिए देखिए, मान लिया कि पूरा काम t समय में समाप्त होता है, ठीक है। पूरा काम समाप्त होने में, मैं लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, समाप्त करने में t समय लगता है, ठीक है। ठीक, टोटल t समय में समाप्त हो जाता है जब दोनों काम करता है, ठीक है। कंडीशन हो से अब देखिए, कह रहा है राजा जो क्या करता है 10 दिन नहीं रहता है, साथ नहीं रहता है ना। टोटल काम t समय में समाप्त होता है और राजा 10 दिन नहीं रहता है, नहीं रहता है ना। 10 दिन घटा देंगे, मैंने 10 दिन कम काम किया, टोटल समय में 10 दिन कम काम किया उसने, किया ना। चलिए उसके बाद क्या है, 20 दिन में वो टोटल समाप्त करता है, ये देखिए। ओके, समझ गए बात को। प्लस ये कितना हो गया, ये रमेश जो है टोटल दिन रहा, सब पूरा दिन उसने काम किया है, ठीक है। t/25 मतलब t पूरे दिन है बटे 25 बराबर कितना हो गया, टोटल काम की संख्या हो जाएगी, माने एक काम समाप्त हो जाएगा, समझ रहे हैं। टोटल क्या होगा, काम हो जाएगा, एक काम। चलिए क्या करेंगे, 120 2500 बच्चों 5, थोड़ा सा आसान है, अगर याद रख पाए कि ऐसे किया जाता है तो बड़ा आसानी होगा। और प्लस 25 चौका 100 मतलब 4t हो गया बराबर 1। चलिए ये 5t हो गया बच्चों, ठीक है। घटा हो गया 10 5 50 प्लस हो गया 4t, ये तिरछी गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 से गुना हो जाएगा 100। अब है 5t और 4t कितना हो गया, 9t, मतलब 9t बराबर हो गया, ये -50 से इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब 150 से हो जाएगा, ठीक है। अब t बराबर कितना हो जाएगा, 150 बटे 9। चलिए 3 तिया ही 9, 3 5 15 मतलब 50 बटे 3 दिन, ठीक है। उसको लगा और पूर्णांक में आपका आंसर दिया हुआ है 16.2 बटे 3 दिन लगेगा उसको पूरा काम समाप्त करने में। एक तो ये है जो कि बड़ा तेजी से बना सकते हैं, आप कुछ नहीं करना है, एग्जाम में सीधा करना है t-10 बटे 20 और प्लस t बटे 25, इतने तो करना है आपको, जल्दी से करना है। 100 5t -50 प्लस करना है 4t हो गया, 5 4 9t हो गया, सीधा मैं लिख रहा हूँ बराबर 150 हो जाएगा। इतना माइंड क्यों रखेंगे, ज्यादा जल्दी काम बनेगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं, इसको संभवतः समझ गए होंगे आप लोग, कोई दिक्कत होगा नहीं। इस तरह का आप कोई भी प्रश्न दे आप आराम से बना लेंगे, और इसी में बहुत तरह से घुमा घुमा के प्रश्न देते हैं कि 10 दिन काम समाप्त होने से पहले वो चला गया, नहीं तो भी इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 53 का। 53 का बच्चों क्या है आपका, रूट अंडर दिया हुआ है, आपका रूट किए है 0.00441, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, मतलब कह रहा है कि मान क्या है, मान क्या मतलब क्या हुआ, रूट में दिया हुआ है मुझे वर्गमूल निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल निकालना, समझ रहे हैं। दशमलव से अगर घबरा रहे हैं हम तो सीधा सीधा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये देखिए 2 के बराबर 1, 2 के बराबर 1, 2 के बराबर 1, ठीक है, समझ रहे हैं। वर्गमूल मतलब क्या होता है, हर 2 के बार बदले में 1 लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन चलिए और कर लेते हैं, एक 441 है, 441 का क्या होता है, दिक्कत हो तो इसको हटाकर आप दशमलव हटा सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6 0, दशमलव के बदले 1 और उसके बाद जितने अंक हो 0, रूटे में है ये, अंदरे है ये, ध्यान दीजिए 2 4 6, ठीक है। अब 441 का वर्ग हम निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है बताइए, 21 नहीं होता है, 21 गुना 21 441, ये सब याद रखिए आप लोग, 21 हो जाएगा बटे इसका वर्गमूल क्या होगा बताइए, 2 के बदले 1, 2 के बदले 1, 2 के बदले मतलब 1, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे आसानी से, 1 का वर्गमूल 1, ठीक है। 2 जीरो के बदली 1 जीरो बाहर कर लेंगे, 2 जीरो के बदली 1 जीरो बाहर कर लेंगे, 2 जीरो के बदली 1 जीरो बाहर कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा
कितना, वर्गमूल। अब हो गया मेरा वर्गमूल, अब मेरा दशमलव में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 3 गो जीरो है, अगर मतलब 3 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 21 तो ये रहेगा। अब यहाँ जीरो कर देते हैं तो 3 अंक आ जाएगा मेरा, नहीं आ जाएगा, उसके बाद दशमलव दे दीजिए, आगे जीरो भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा दिया हुआ है, डी नंबर में दिया हुआ है 0.021। बहुत आसान, इजी है, ठीक है। और यही सब प्रश्न पूछता है, ये ना सोचिए नहीं आता, ये सब यही सब आता है। चलिए 53 नंबर हो गया आपका। अब देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न। चलिए 54 नंबर में क्या कहता भाई, ए और बी की औसत आय 200 रुपया है, सी तथा डी की औसत आय 250 रुपया है, ठीक है। ए और बी की औसत आय मतलब क्या होता है, ए प्लस बी की आमदनी अब बटे 2 गो आदमी है, ए बी बटे 2 हो जाएगा, ये औसत है। औसत हमारा दिया हुआ है कितना, 200, कोई दिक्कत, मतलब ये होता है ए की आमदनी बी की आमदनी बटे 2 बराबर औसत। औसत माने होता है दोनों को बराबर भागों में बांट देना, माने 5, ये 500 कमाया, ये 600 कमाया, बटे 2 करना है, मतलब दोनों एक रेशियो में आ जाएगा। औसत मतलब क्या, दोनों को एक बराबरी में लाना, ठीक है। तो इसने कितना कमाया, इसमें ये नहीं दिया है, ये दिया है औसत, तो दोनों मिलकर कितना कमाए ये तो मैं निकाल सकता हूं। ए प्लस बी बराबर हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 400, मतलब ये हुआ ए कितना कमाया, बी कितना कमाया ये नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम हो गया कि ए और बी दोनों मिलकर 400 कमाया उसने, ठीक। चलिए उसी तरह सी और डी का है, सी और डी का औसत दिया हुआ है, हम लिख रहे हैं, आपको परीक्षा में डायरेक्ट डबल गुना करना है 250, ठीक है। सी प्लस डी मिलकर कितना कमाया भाई, सी प्लस डी मिलकर कमाया 500 रुपया, ठीक है। अब कह रहा है ए बी सी डी की औसत आय कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी मिलकर जितना कमाया मालूम हो गया, सी और डी मिलकर जितना कमाया मालूम हो गया, दोनों को जोड़ते हैं पहले। औसत मतलब क्या होता है, दोनों का जोड़, मतलब 400 प्लस 500 और बटे करेंगे, आदमिया को गो है ओकरा से भागा दे देंगे, जितना आदमी उतना से भागा, 1 2 3 4, 4 आदमी है, 4 से हमको भागा देना पड़ेगा। चलिए बराबर कितना हो गया, 900 बटे 4। परीक्षा में आप सीधा करेंगे, 2 दूनी 4, 250 दूनी 500, 5 4 900 बटे 4, सीधा यही लिखेंगे आप, हम लिखकर बता रहे हैं आपको, समझ रहे हैं, समझाना है मुझे इसलिए मैं बता रहा हूं। परीक्षा देना हो तो सीधे हम यही लिखकर आंसर मार देते, नहीं मार देते। चलिए 2 दूनी 4, 450, ठीक है, 450 और 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, मतलब 225 उसका औसत हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो कि आपका दिया हुआ है किसमें, डी नंबर दिया हुआ है 225 रुपया आपका आंसर है, ठीक है। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिल्कुल बढ़ते जाइए और इसको समझते भी जाइए, ठीक। चलिए 54 का हो गया भाई, 55 का देखते हैं क्या कह रहा है। 55 का प्रश्न कह रहा है आपका, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है, ठीक है, और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना लाभ है भाई। कह रहा अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक लिखता है। चलिए क्या करता है, अंक उसका जो मतलब लागत मूल्य है, मैंने क्रय मूल्य है, ठीक है। तो क्रय मूल्य मुझे मालूम नहीं बच्चों, क्रय मूल्य हम लोग लिखेंगे कि क्रय मूल्य मान लिया जाए कि 100 रुपया है, ठीक है। अब कह रहा अंकित मूल्य 20% अधिक उससे लिख देता है। अंकित मूल्य मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूं, अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, ठीक है। एमआरपी और क्रय मूल्य दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्रय मूल्य 100 हो गया तो अंकित मूल्य आपका कह रहा है, अंकित मूल्य आपका 120 रुपया हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है 20% ज्यादा अंकित किया, तो 100 रुपया था तो 20% मतलब सीधा आ गया 120, 100 इसीलिए माना हूं मैं, ठीक है। x मानेंगे तो x गुना x प्लस x गुना लंबा थोड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि और अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है।
10% की छूट देता है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए बच्चों, छूट कितना है? 10%। अब छूट जब भी देता है, ये दिमाग में बैठा ले कि छूट जब भी देगा तो अंकित मूल्य पर देगा, ना कि क्रय मूल्य पर देगा। सोचिए जरा आप, क्रय मूल्य पर अगर छूट देगा तो उसको क्या हो जाएगा? घाटा ना लग जाएगा? 20 रुपया में खरीदा, 20% छूट दे देगा तो दुकानदारी गड़बड़ ना हो जाएगा? वो क्या करेगा? वो घाटे में चला जाएगा। क्या दुकानदार घाटे में जाएगा? नहीं जाएगा। वो क्या करता है, अगर वो छूट दे रहा है, इसका मतलब समझिए कि उसका खरीद मूल्य अलग है, अंकित मूल्य अलग है। तो अंकित मूल्य 120 है, उस पर 10% वो छूट दे रहा है, तो छूट 120 पर 10% आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 कट जाएगा, मतलब 12 रुपया उसने छूट किया। 12 रुपया छूट किया भाई, तो बेचा कितने में सामान? 120 रुपया अंकित मूल्य था, 12 रुपया छोड़ दिया, इसका मतलब 108 रुपया में उसने बेचा। खरीदा जबकि था 100 रुपया में, लाभ कितना हो गया? लाभ बराबर आपका हो गया 8 रुपया। और क्रय मूल्य 100 रुपया माना हो तो लाभ 8% भी हम लिख सकते हैं, लाभ बराबर 8%, यही आंसर हो गया। समझ रहे बात को? बहुत आसान है, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा समझिए बात को, बस लॉजिक को, आपको हिसाब को आप समझ गए, समझिए, बन गया। ठीक है, चलिए, उसका लाभ प्रतिशत 8% है, जो कि आपका आंसर नंबर बी दिया हुआ है, बी है। और कह रहा है लोहे से बने एक ठोस सम प्रिज्म में 5 सेमी, 10 सेमी, 13 सेमी भुजाओं वाले और 10 सेमी ऊंचे त्रिभुज के अनुप्रस्थ काट है। यदि लोहे के एक घन सेमी का वजन 7 ग्राम है तो प्रिज्म का वजन कितना होगा? ठीक है, सबसे पहले तो ये देखें कि प्रिज्म का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, ये है 56 नंबर। प्रिज्म का क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग याद रखेंगे। प्रिज्म का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, आधार का क्षेत्रफल r गुना ऊंचाई। चलिए, ये क्या है? ऊंचाई। अब हमें देखना है कि आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। ऊंचाई तो मुझे दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है? 10 सेंटीमीटर ऊंचे त्रिभुज का अनुप्रस्थ काट है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म किसी भी त्रिभुज का हो सकता है आपका। देखिए, ऐसे प्रिज्म कैसे होते हैं? इस तरह से होते हैं। प्रिज्म को आधार बनाकर गुंबदाकार एक बनाए जाते हैं, ये इसकी ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है, प्रिज्म जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो और डिटेल में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा इस बारे में। अभी ये जानिए कि प्रिज्म का आधार जो होता है, कभी त्रिभुज होते हैं, कभी वर्ग होता है, कभी आयत होता है, और उसकी लंबाई चौड़ाई आपको दिया रहेगा, तो आपका क्षेत्रफल यहां से हम निकालेंगे इसी से। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है आपका त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? त्रिभुज का भुजा क्या किया दिया हुआ है? देखिए, त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक दिया हुआ है भाई 10 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है तीसरा 13 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हैं कि जब तीनों दिया हुआ हो तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं त्रिभुज का? बहुत आसान है, एस बराबर लिखते हैं। एस बराबर होता है बच्चों अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जिसको हम एस से सूचित कर रहे हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? अर्ध परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब ये तीनों जोड़कर बटे 2। देखिए कितना होगा? 13 5 18 10 28 बटे 2, मतलब हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालते हैं हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चों। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये सूत्र होता है। चलिए, एस हमें मालूम हो गया 14, गुना सब गुना में है, एस माइनस ए माने 14 में 5 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। चलिए, 14 में एक बार 10 घटा दीजिए 4, चलिए 14 में 13 घटा दीजिए 1, चलिए ये हुआ। अब कितना हो गया? चलिए, इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, बाहर कर लेते हैं। 1 का वर्गमूल 1 के होता है, 3 दूनी 6 कर लेते हैं, रूट अंडर 14। ठीक है, ये बाहर है। ठीक है, 6 मैंने निकाल लिया, 6 और रूट 14 आगे क्या? उसका क्षेत्रफल। समझ रहे? 3 तिहाई 9, इसका इधर बाहर करेंगे
9 का वर्गमूल कितना, 3, 3 बाहर हो गए। 4 का वर्गमूल कितना, 2, वो बाहर हो गए। तो 3 और 2 6 यहाँ हो गया। 1 का वर्गमूल तो 1 के होता है, उसे बाहर करें अंदर करें उससे कोई फर्क गुना में पड़ता नहीं है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम लिखेंगे प्रिज्म का क्षेत्रफल बराबर, प्रिज्म का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए प्रिज्म का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपने आपको बता चुका हूं। प्रिज्म का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल ये निकल गया मेरा 6√14 और गुना कह रहा है भाई ऊंचाई है, ऊंचाई आपका दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। चलिए 10 बराबर कितना हो गया बच्चों, 10 छक 60 √14। अब 14 का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए चौदह का क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसको वर्गमूल कितना होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है, या सीधा सीधा ये करते हैं। चलिए ये तो क्षेत्रफल निकल गया। अब कह रहा है ये कितना होगा, ये घन सेमी होगा, ठीक है, घन सेमी। चलिए ये क्या हो जाएगा, घन सेमी। अब कह रहा है कि यदि लोहे के 1 घन सेमी का वजन 7 ग्राम है, ठीक है, 1 घन सेमी का वजन 7 ग्राम है, तो इतना घन सेमी का वजन क्या होगा, गुना कर देंगे 7 से। चलिए 60√14 गुना 7, 7×6 = 42, मतलब कितना हुआ भाई 420, और गुना इसका वर्गमूल होगा 3.339, हाँ 7 और 4। चलिए ये हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए बच्चों, यही आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा, थोड़ा सा घुमावदार है, लेकिन समझना है आपको। अगर जानकारी है तो यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि प्रिज्म का आधार त्रिभुज होता है, चतुर्भुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, 420 गुना 374 कर देते हैं, 42 से गुना कर देते हैं। चलिए 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 4 बाकी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 4 चौक 16, 6 बाकी 1, 7 चौक 28, 29 के 9 बाकी 2, 4 तिहाई 12, 2 14। चलिए 8, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 9 7 16 17 7 बाकी 1, 14 1 15, ठीक है। और 1 0 मैंने छोड़ दिया था, 1 0 यहाँ लिख देंगे। 2 के बाद दशमलव बच्चों ये कर दीजिए, मतलब हमारा आंसर आया 1570.80, या सिर्फ 8, 0 हटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि किसमें है। ये आप देखिए आपका आंसर नंबर सी सही है, ठीक है। कौन सा है, आंसर नंबर सी में आपका दिया हुआ है 1570.8 सही है। कोई दिक्कत तो हुई नहीं, थोड़ी बहुत हुई कंफ्यूजन, लेकिन जरा सा इसको समझेंगे कि प्रिज्म का क्षेत्रफल पहले होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, ये सूत्र होता है, ये आप याद रखेंगे। उसका आधार वर्ग हो सकता है, आपका आयत हो सकता है, त्रिभुज हो सकता है। त्रिभुज की भुजा दिया रहेगा, या आपका दिया रहेगा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो उसमें आधार और ऊंचाई दिया हो त्रिभुज के तो ऐसे निकाल लेंगे। तीनों भुजा दिया हुआ तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत दिया रहेगा तो लंबाई चौड़ाई दिया रहेगा। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहां आप निकाल लेंगे सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ऊंचाई आपको दिया रहेगा, ऊंचाई आप गुना कर देंगे, और उसके बाद ये आपका आ गया प्रिज्म का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर जो हो मान है उसका वजन 7 ग्राम है, ठीक है। तो इतना तो मुझे क्षेत्रफल मालूम हो गया, तो 1 के बराबर है वो 7, तो इसके बराबर है कितना होगा, 7 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन असंभव नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं, एक बार देख लेंगे समझ लेंगे आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह था 56 नंबर का प्रश्न। इस तरह के प्रश्न एनटीपीसी में पूछने की ज्यादा संभावनाएं रहती है, और सारे प्रश्न आपके सजेस्टेड प्रश्न हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस सेट में करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए आपका है 57 नंबर। 57 नंबर में है आपका प्रश्न भाई, 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योग कितना है। चलिए व्यक्ति का अनुपात कितना है भाई, 5:9। मैंने आपको अनुपात के बारे में पिछले वीडियो में बताया था, दोनों का अनुपात कितना है इतना। उसके बाद प्रश्न आपको पूछ रहा है
उनकी आयु का योग कितने वर्ष है। चलिए यहीं से मैं प्रश्न आंसर कर सकता हूं। 9 5 14, योग कह रहा है 14 है, समझ रहे हैं। अब 14 जो है आंसर आपका जब भी होगा 14 के गुना में होगा। 14 गुना 1 हो सकता है, 14 गुना 2 हो सकता है, 14 गुना 3 हो सकता है। ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन आपका दिया हुआ है 180। 14 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 नहीं आ सकता है, 1 से करें 2 से करें आएगा नहीं आएगा, 140 आ जाएगा। 14 दहे के 140, 160 नहीं आएगा भाई। 14 50 70, 14 64 58, 14 बजो 14 26 से 14 नए 4 से, और 14 गुना 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 44, मतलब 160 आने वाला नहीं है। 150 है डी नंबर ऑप्शन, वह भी नहीं आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है कितना 140, यही आंसर होगा, क्योंकि 14 से तीनों ऑप्शन डिफर हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। एक तो ये है, दूसरा कह रहा है आपका, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 9 5 14 है ना, आपका कह रहा है कि आयु एक दूसरे से 40 वर्ष अधिक है, माने दोनों का अंतर 40 वर्ष का है। 9 में 5 घटा दीजिए बच्चों, 4 बराबर कितना हो जाएगा 40, मतलब डिफरेंस दोनों का 40 का है। ये इमेजिनरी वैल्यू, ये क्या है, ये आपका औसत वाली मान है, ओरिजिनल मान नहीं है, लेकिन ये आपका ओरिजिनल मान है। समझ रहे हैं, मतलब क्या 4 के बराबर 40, ये है मतलब 4 के बराबर 40। अब क्या हो, 1 के बराबर कितना हो जाएगा 10, 1 का मान कितना होगा 10। अगर जो है अनुमानित मान 1 है लेकिन उसकी ओरिजिनल मान कितनी है 10, यह भी तो आपका अनुमानित मान है। 5 और 9, तो 9 5 14, दोनों का जोड़ कह रहा है 14 करिए, 1 के बराबर 10 है तो 14 के बराबर कितना हो जाएगा 14 गुना 10, 140 आंसर हो जाएगा। ये आंसर होगा, कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न मैंने सब वीडियो में अक्सर आपका आ रहा है, क्योंकि औसत, क्रय मूल, विक्रय मूल, यही सब तो प्रश्न पूछता है, और पूछता क्या है। चलिए अब 58 का देखते हैं भाई। चलिए कंटिन्यू बने रहे, मैराथन वाली क्लास होगी, आप लोग परेशान ना होइए। बहुत सारे प्रश्न एक दिन में करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत सीखेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम निकल जाए और आप लोग रेलवे ज्वाइन करें, बहुत अच्छी रहेगी। चलिए कह रहा है 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्या कितना दिया है बच्चों, इतना है। चलिए कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या से भागा दिया जाए। ऑप्शन दिया है 7 9 4 8। हम क्या करेंगे, ये देखिए, सबसे पहली चीज, एक तो भागा देकर आप देख ले, भागा देने के बाद जो भागफल आए और वो अगर वर्गमूल पूरा पूरा निकल रहा है तो वह भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत है, वो हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको हम सीधा लघुत्तम निकालें। चलिए क्या करेंगे, देखिए लघुत्तम निकालेंगे, 0 4 दूनी 8। चलिए देखते जाइएगा क्या करना पड़ता है इसमें, किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह भाग देने के बाद पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए, वर्ग हो जाए। ठीक है, चलिए ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। चलिए ठीक है बच्चों, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, देखते जाइएगा। 5 दूनी 10, 0 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 5 दूनी 2 दूनी 4। चलिए 2 से फिर लगेगा 1, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 से लगाइए 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 से लगाइए 3 दूनी 6, 3 का 3, 3 से लगाइए 7। चलिए अब क्या है, इसमें किससे भागा देंगे पूरा पूरा वर्गमूल है। देखिए 2 के बराबर वर्गमूल 1 माना जाता है। वर्गमूल कैसे निकालते हैं, जब आप वर्गमूल कहे निकालने तो क्या करते हैं, लघुत्तम देते हैं, 2 के बराबर ए वो लिख देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, 2 के बराबर ए वो लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं, 2 के बराबर ए वो लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं। एक्स्ट्रा कौन हो गया, ये 7 महाराज अकेले हो गए नहीं। इसका मतलब है कि 7 से अगर उस संख्या में हम भागा दे दें, ठीक है, तो वह क्या होगा, पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, 7 से जब हम भागा दे देंगे इसमें तो वह पूरा पूरा वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे अगर आपको कहे घनमूल क्या होगा, सेम ऐसे करेंगे। घनमूल में क्या होता है, 3 के बराबर 1 लिखना पड़ता है, समझ रहे हैं, 3 वो जो बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उससे भागा देने के बाद पूरा वर्गमूल निकलेगा। समझ रहे बात को, तो वर्गमूल सीख रहे हैं, घनमूल भी आ जाएगा। एक प्रश्न सीखेंगे 2 4 प्रश्न आ जाएगा आपको। चलिए
इसका आपका आंसर हो जाएगा 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, चलिए जरा तेजी से चला जाए। चलिए बच्चों, अब आपका है चलिए देखते हैं यार 59 नंबर का कह रहा है 59। क्या कह रहा है? दो संख्या दिया हुआ है, कह रहा है मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात का सूत्र क्या होता है? मध्य अनुपात का फॉर्मूला लिखिए आप, आद कर लीजिए, नहीं √√AB। चलिए ए का मान क्या है भाई? 1.21 गुना बी का मान है 0.09। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसका वर्गमूल गुना में है, अलग अलग आप निकाल सकते हैं, गुना करके निकालेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन अलग अलग निकालेंगे आसान हो जाएगा। 11 का वर्गमूल 1.1 हो जाएगा, 11 गुना 11 121, तो 1.1 गुना ये हो जाएगा 0.3। ठीक है, 11 तिया 33 तो लिख देंगे और देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव। एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, दो अंक मेरा आ चुका है, कर देंगे दशमलव, मतलब ये आंसर होगा 0.33। मतलब ए नंबर का आंसर आपका सही है। ठीक है, चलिए भाई देखिए 60 नंबर का प्रश्न क्या है। 60 नंबर में है 24 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,43,000 है को किस लघुत्तम संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण घन संख्या आ जाए। घन अब की बार कर, अभी भी बताया हूं, वर्गमूल वाला तो घन वाला वैसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 243 और 3 0। चलिए ठीक है, घन बराबर क्या होता है? हर 3 के बराबर 1। अब देखिए इसमें 3 0 लास्ट से, आसान बनाएंगे कैसे प्रश्न को? तो 10 गुना 10 अगर 3 बार कर देंगे तो ये तो आ जाएगा, मतलब 10 तो आने वाला नहीं है, इसको हम हटाकर सीधा 243 पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, 243 को अब हम करते हैं, क्या करेंगे? 3 से लगाते हैं, 3 या 24, 3 का 3 से लगाते हैं, 27 तिया 81, 3 नमा 27, 3 तिया ही 9। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? 3 के बराबर 1 बच्चों, 3 के बराबर 1, क्योंकि घनमूल कह रहा है। क्या कह रहा है? घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल में 3 और वर्गमूल में 2, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 जो है ये फुटकर बच गए, 3 गुना 3, ये तो 10 गुना 10 3 बार निकाल लिया मैंने, 3 ये हो गया। मतलब ये है कि 9 जो है, 9 से अगर भागा दे दिया जाए तो ये 9 से भागा दे देंगे तो 9 हट जाएगा, जो एक्स्ट्रा है मेरा, नहीं 9 से भागा देने मतलब क्या है? 9 हट जाएगा, तो हमारा पूर्व वर्गमूल अति घनमूल हो जाएगा। आपका आंसर दिया हुआ है, आपका देखिए डी नंबर में आंसर सही है। ठीक है, चलिए और देखते हैं थोड़ा कुछ प्रश्न। चलिए आपका है अब 61 नंबर का देखते हैं। चलिए 61 नंबर में प्रश्न बच्चों, किसी वस्तु को 25% की छूट पर 3600 रुपया में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या था? 25% की छूट दिया गया है। चलिए 25% की छूट है और बेचा गया कितने में? 36 में। इसका मतलब क्या है बताइए? 25% छूट दे दिया, मतलब वो बेचा कितने में? 75% बेचा। जितना वस्तु का दाम होगा उसका 75% में बेचा, क्या है 25% छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया ना। तो हम लिख सकते हैं कि 75% बराबर हो जाएगा ये 3600। बहुत आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए लिख सकते हैं, 75% बराबर ये हो गया। तो 1% का वैल्यू क्या होगा भाई? 3600 बटे 75, इसलिए 100%, क्योंकि कोई भी वस्तु का जो कीमत रहा होगा जितना हो अपने आप में वो 100% होता है। क्या होता है? अपने आप में वो 100% होता है। 100% बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 3600 गुना 100 बटे 75। चलिए 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 12 चौक कितना हो जाएगा? 48 और 00 हो जाएगा। ये मतलब आंसर होगा आपका 4800, जो कि डी नंबर में दिया हुआ है। समझ में यही बात कह रहा है कि भाई 25% छोड़ दिया, अब फिर 3600 में उसने बेच दिया। तो 25% छोड़ने का मतलब क्या हुआ?
75% में उसने बेचा वस्तु को, तो 75% के बराबर कितना है? 3600। मूल्य यही तो है कि 75% का मूल्य कितना है? 3600। तो 1% का मूल्य इतना बटे इतना, ठीक है। और वस्तु का कीमत अपने आप में 100% रहा होगा, वो अपने आप में 100% है कोई भी वस्तु की कीमत, ठीक है। तो 100% बराबर हम लिखेंगे, वो निकल के आ जाएगा, मतलब वह 100% के बराबर 4800 रुपया रहा होगा उसका कीमत, जिसमें 25% छोड़ा, 75% के हिसाब से बेचा और उसको 3600 रुपया करंट कैश आया, ठीक है। समझ गए इस बात को? तो चलते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन पढ़ने के लिए लंबा और छोटा से मतलब नहीं है, समझने की जरूरत है बच्चों, समझना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। तो वीडियो लंबा होने के लिए कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखें, समझें इस चीज़ को और अच्छी से अच्छी जानकारी लेने की कोशिश करें ताकि आपका एग्ज़ाम निकल जाए। और मैं इस तरह से आपके साथ तो बना हुआ हूँ, आपके बिल्कुल कंटिन्यू आपके साथ मैं पढ़ाता रहूँगा आपको, और आप लोग मेहनत करते रहें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक धन्यवाद।